नमस्कार साथियों, मैं हेमंत मीणा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं किसका, फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस प्लांट के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों प्लांट फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रोसेस को करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण देखो, सभी को जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे कोई प्लांट हो, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। तो उसी भोजन की आवश्यकताओं को प्लांट जो है भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, फूड की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट फूड के रूप में किसको यूज करते हैं, ग्लूकोज को यूज करते हैं, ग्लूकोज का यूज करते हैं। ग्लूकोज बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लांट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होता है, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। फोटोसिंथेसिस क्रिया में आप उनको क्या बनाया है, ग्लूकोज बनाया है। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, C6H12 और O6 ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला C6H12O6। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एस लिख दिया, सनलाइट, और नीचे क्लोरोफिल। ठीक है। अब अपन को कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। तो 6 कार्बन कहाँ से लेंगे अपन, 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल किसके ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब वो हाइड्रोजन चाहिए 12 हाइड्रोजन चाहिए, तो 12 मॉलिक्यूल अपन जल के ले लेंगे। ठीक है। इसी से अपनी सारी प्रोसेस हो जाएगी। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और 12 मॉलिक्यूल किसके लिए, H2O जल के लिए, H2O के लिए। तो अब इसमें क्या क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट तो अपना ग्लूकोज बनता है। मेन प्रोडक्ट क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में मेन प्रोडक्ट क्या है, तो ग्लूकोज है। और इसके साथ में इधर यहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख रहा हूँ, क्या बनती है, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और 6 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, जल के, H2O। 6 मॉलिक्यूल जल के बनते हैं। तो आपसे पूछा जाता है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन निकलती है, ये वाली ऑक्सीजन निकलती किससे आती है, ये आती है जल से। याद रखना, ये वाली जो ऑक्सीजन निकलती है ये आती है जल से। और जो इसमें जो ऑक्सीजन होती है, ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आते हैं, CO2 से। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आती है, जल से। आंसर हो गया। अगर पूछा जाए जो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आते हैं, CO2 से आती हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में आगे देख लेते हैं। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो क्या है, एनाबॉलिक और एंडोथर्मिक है। एनाबॉलिक और एंडोथर्मिक। अब एनाबॉलिक क्या होते हैं और कैटाबॉलिक क्या होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। एनाबॉलिक लिख लेना आप इसको, पीपीटी में नहीं लिखा है। एनाबॉलिक क्या होते हैं, जब दो सिंपल कंपाउंड मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो उस क्रिया को बोला जाता है एनाबॉलिक। आपने देखा होगा, दो सिंपल कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाए थे, ग्लूकोज बना रहे थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसलिए इसको बोलते हैं एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक क्या होते हैं, जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका उल्टा होता है जस्ट कैटाबॉलिक, जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो सिंपल कंपाउंड में टूट जाता है तो उसको कैटाबॉलिक बोला जाता है। जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कैटाबॉलिक है, और फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक है। अब बात करते हैं, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक हो गया। अब बोला है एंडोथर्मिक, एनाबॉलिक और एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होती है, एंडोथर्मिक, ये हो गया एंडोथर्मिक। कि एंडोथर्मिक क्या होते हैं, थर्मिक मतलब होता है हीट, एंडो मतलब अंदर। जिस प्रक्रिया में हीट को अंदर किया जाता है, यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। और जिसमें बाहर किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। थर्मिक मतलब हीट, जिसमें हीट को अंदर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें हीट का बाहर निकाला जाता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक है, मैंने आपको बता दिया। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक क्या होते हैं, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्या होता है, इसमें हीट को अंदर किया जाता है, सूर्य की रोशनी का यूज किया जाता है एनर्जी के रूप में, सनलाइट का यूज किया जाता है, इसलिए एनाबॉलिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं पीपीटी में। पीपीटी के बारे में अब पढ़ते हैं पीपीटी से। ठीक है, लिखा है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस विच प्लांट यूज, सनलाइट का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, CO2 का यूज, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, ऑक्सीजन एंड एनर्जी। मेन प्रोडक्ट होता है एनर्जी, शुगर के फॉर्म में यूज करते हैं। ग्लूकोज एक शुगर का कार्बोहाइड्रेट है शुगर फॉर्म में।
तो ग्लूकोज बनता है मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनती है। अब फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? एक क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल ओकर इन द ग्रेना, कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेना। ग्रेना क्या होती है? ये मैंने आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ा दिया है। ग्रेना में पाए जाते हैं और किसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं? क्लोरोफिल थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, ये आपको याद रखना है। और जो क्लोरोफिल ए और बी को जो जिसको जोड़ने का काम करता है, उसका कौन सा आइटम होता है वहाँ पे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है जिसका यूज फोटोसिंथेसिस में होता है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जरूरी है। अब क्लोरोफिल पिगमेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो क्लोरोफिल ए, दूसरा क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए का इंपेरिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है C55H72O5N4Mg, C55H72O5N4Mg। ये सभी ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी के बारे में आपको क्या याद रखना है? क्लोरोफिल बी, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है C55 सेम है, N4Mg सेम है। क्या चेंज हुआ? बीच वाला, यहाँ पे H72 था क्लोरोफिल ए में, यहाँ पे H70 और O5 था, तो यहाँ O6 है। याद रखना है H70 O6 का C55H70O6N4Mg कहाँ पाया जाता है? हायर प्लांट में पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, रेड एल्गी में एब्सेंट होता है। आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कौन सा क्लोरोफिल रेड एल्गी में एब्सेंट होता है, तो आपसे क्या जवाब देना आपको? क्लोरोफिल बी। ठीक है। कैरोटीनॉइड, कैरोटीन और जेंथोफिल को दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? कैरोटीनॉइड बोला जाता है। कैरोटीन और जेंथोफिल को दोनों को मिलाकर कैरोटीनॉइड बोला जाता है। कौन से कंपाउंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं? टर्पेनॉइड से, टर्पेनॉइड से बिलोंग करते हैं। ठीक है। फेट सोल्यूबल होते हैं, येलो पिगमेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड कहाँ पे पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट पे पाए जाते हैं कैरोटीनॉइड, आपको याद रखना है। ठीक है। आगे देखते हैं कैरोटीन। कैरोटीन इट्स कलर इन ऑरेंज येलो, कैसा कलर होता है कैरोटीन का? ऑरेंज येलो कलर का होता है। इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या है? आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट C40H56। इंपेरिकल फार्मूला सबका याद रखना, जो मैंने यहाँ पे पीपीटी में ऐड किया है। गाजर के रूट में प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसके लिए इसका नाम कैरेट्स है, कैरोटीन रखा है। कॉमन जो फॉर्म होता है कैरोटीन का, बीटा कैरोटीन है। और बीटा कैरोटीन किसका प्रिकर्सर? विटामिन ए का। प्रिकर्सर का मतलब है उसकी मात्रा को बढ़ाना। तो बीटा कैरोटीन किसका प्रिकर्सर? विटामिन ए का। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, आपको याद रखना है। क्विकली ऑक्सीडाइज होता है एयर में, रैपिड इसका जल्दी से इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है। कैरोटीन हो गया। अब देखते हैं जेंथोफिल के बारे में। जेंथोफिल के बारे में, मोर एबंडेंट देन कैरोटीन, कैरोटीन से ज़्यादा मात्रा में जेंथोफिल पाया जाता है। येलो टू ब्राउन कलर का होता है। इंपेरिकल फार्मूला C40H56O6 होता है। इसको कैरोटीनोल, जेंथोफिल को क्या बोलते हैं? कैरोटीनोल भी बोलते हैं। येलो पिगमेंट होता है मेज में, उसको बोलते हैं जियाजेंथिन। मेज में जो येलो पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं जियाजेंथिन। ठीक है। अब थोड़ा सा एंथोसाइनिन के बारे में देख लेते हैं। इट इज द पर्पल पिगमेंट सोलेबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होता है, फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं लेता है। किस में प्रेजेंट होता है? शुगर बीट और एप्पल में। एंथोसाइनिन के बारे में आपको क्या रखना है? पर्पल कलर का पिगमेंट होता है, वाटर सोल्यूबल होता है और फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं लेता है। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा पिगमेंट फोटोसिंथेसिस का हिस्सा नहीं है? जेंथोफिल ऑप्शन हो जाएगा, कैरोटीन दे देंगे, कैरोटीनॉइड दे देंगे, एंथोसाइनिन, तो एंथोसाइनिन नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं फोटोसिंथेसिस, CO2 एसिमिलेशन, फूड प्रोडक्शन। ये अपन ऊपर देख चुके हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम यूटिलाइजिंग CO2 एंड वाटर इल्यूमिनेटेड ग्रीन सेल ऑक्सीजन लाइब्रेट बाय प्रोडक्ट के रूप में फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बता चुका मेन प्रोडक्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या है? ये ग्लूकोज। ठीक है। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है। एक क्वेश्चन पूछा जाए, जो फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है? वाटर से आती है, याद रखना। जो ऑक्सीजन आती है वाटर से आती है, और जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है? CO2 से आती है। ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। रिएक्शन ऑफ लाइट फेज इज लाइट सेंसिटिव, जो इसकी दो फेज होती है, लाइट फेज और डार्क फेज। जो लाइट फेज होती है लाइट सेंसिटिव होती है, मतलब लाइट में ही वो प्रोसेस होती है, तो उसको बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऑक्सीजन, ये नीचे क्या लिखा है? सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस H2O। मैंने क्या बोला? जो ऑक्सीजन आती है वो H2O से आती है, और जो ग्लूकोज की ऑक्सीजन आती है CO2 से आती है। ये आपको याद रखना है। द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल, अगर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल रहे हैं तो उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना है, क्या कहलाता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। द ब्रेकडाउन वाटर मॉलिक्यूल H2O इनटू
जो वाटर के मॉलिक्यूल है H2O वाटर है, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो ब्रेक डाउन होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी दो फेज होती है, मैंने आपको बताया दिया, एक होती है लाइट फेज, एक होती है डार्क फेज। लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, ग्रेना में होती है। किस पे डिपेंड होती है, पिगमेंट पे डिपेंड होती है। इंपॉर्टेंट है, जो लाइट फेज होती है, लाइट रिएक्शन होती है किसकी, फोटोसिंथेसिस की, कहाँ होती है, ग्रेना में। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो होती है स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में, डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। किस पे डिपेंड होती है, पिगमेंट पे डिपेंड होती है। वो जो डार्क रिएक्शन है वो एंजाइम पे डिपेंड होती है, याद रखना। इमर्सन इफेक्ट बोल दो या रेड ड्रॉप क्या है, जब वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाती है, वेवलेंथ जब 680 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है और क्वांटम यील्ड कम हो जाती है। इसी को बोला जाता है रेड ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब कम होना, इमर्सन इफेक्ट, इसी को बोला जाता है। जब वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है कम हो जाती है और क्वांटम यील्ड डिक्रीज हो जाती है। इसी को इमर्सन का इफेक्ट या फिर रेड ड्रॉप बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डार्क रिएक्शन, डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज CO2 फिक्सेशन। क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, CO2 फिक्सेशन। द रिएक्शन ऑफ द डार्क फेज आर टेम्परेचर सेंसिटिव। याद रखना, जो डार्क फेज है, डार्क रिएक्शन है, वो टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव है और इसको लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। किस पे डिपेंड होती है, ये डिपेंड होती है किस पे, एंजाइम पे। मैंने आपको बताया जो लाइट रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड होती है, पिगमेंट पे, और डार्क रिएक्शन एंजाइम पे डिपेंड होती है और ये पिगमेंट पे डिपेंड होती है, लाइट रिएक्शन। ठीक है, लिखा है यहाँ पे, आपको याद रखना है। डार्क रिएक्शन CO2 इज रिड्यूज कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होते हैं, ATP और NADPH2 बनते हैं, जिनका यूज डार्क रिएक्शन में होता है। प्योरली केमिकल रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, इसको इसलिए बोलते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन बोला जाता है। इसकी खोज भी ब्लैकमैन ने की थी, इसी के नाम पे इसको ब्लैकमैन रिएक्शन बोला जाता है। डार्क फेज के 3 टाइप से होती हैं, 3 टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। पहला है C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। C3 साइकिल को बोला जाता है केल्विन साइकिल। कहाँ पे पाई जाती है, वीट, राइस, बार्ले, पल्सेस, सोयाबीन, कॉटन, सनफ्लावर। सच प्लांट कॉल, इन प्लांट को क्या बोला जाता है, C3 प्लांट। C3 प्लांट में पाई जाती है कहाँ पे, वीट, राइस, पल्सेस, सोयाबीन, कॉटन, सनफ्लावर। इनको क्या बोला जाता है, C3 प्लांट बोला जाता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है C3 साइकिल में, 3PGA, 3 कार्बन कंपाउंड वाला PGA। इसको PGA का फुल फॉर्म क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। आप लोग लिख लेना, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP, जो 6, ये डायग्राम आप लोग देख लेना, वैसे इसको समझने की जरूरत नहीं है, अपने पास इतना टाइम भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे PPT से बन जाएंगे। 6 मॉलिक्यूल RUBP के किसके साथ कंबाइन होते हैं, 6 मॉलिक्यूल CO2 के साथ। क्या बनाते हैं, 6 मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के बनाते हैं। 6 मॉलिक्यूल को हेक्सोज बोला जाता है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल हेक्सोज कंज्यूम हो जाता है भोजन बनाने में, 5 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं RUBP मॉलिक्यूल में, इसलिए ये कंप्लीट साइकिल हो जाती है। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं ब्लैकमैन लॉ क्या है, लॉ ऑफ मिनिमम क्या है और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है। ब्लैकमैन लॉ, लॉ ऑफ मिनिमम। ब्लैकमैन लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें लिखा है कि जो क्या होता है, जो लाइट की इंटेंसिटी उसको 2 बार बढ़ा दिया जाए और CO2 की इंटेंसिटी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाए, तब भी फोटोसिंथेसिस की रेट है वो इंक्रीज नहीं होती है। लाइट की इंटेंसिटी को 2 बार बढ़ा दिया जाए और CO2 को कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रखा जाए, स्टेबल रखा जाए, तो फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज नहीं होती है। तो इसमें लिमिटिंग फैक्टर का काम कौन कर रहा है, CO2। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर का। ठीक है, अब C4 प्लांट के बारे में देखते हैं। C4 साइकिल, इसको हेच और स्लेक ने इसको खोज की थी, इसलिए उसका नाम भी रख दिया गया है। C4 साइकिल को हेच स्लेक साइकिल भी बोला जाता है। किसमें पाई जाती है, शुगर केन, मेज, सोरगम, बाजरा। इन प्लांट को C4 प्लांट बोला जाता है। इन प्लांट की पत्तियों में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड C3 साइकिल में 3PA फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, C4 साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, याद रखना है, इसलिए इसका नाम C4 साइकिल रखा गया है। ठीक है, आपको याद रखना। POP कार्बोक्सिलेज हैज हाई एफिनिटी फॉर CO2 एंड C4 प्लांट आर एबल टू एब्जॉर्ब CO2 स्ट्रांगली। C4 प्लांट जो होते हैं CO2 को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, C3 प्लांट की तुलना में।
इसमें फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि CO2 को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे तो फोटोसिंथेसिस की रेट अपने आप ज़्यादा होगी। आपको क्या याद रखना है, जो C4 प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो C4 प्लांट होते हैं। C4 प्लांट लेक किसकी कमी होती है, फोटो रेस्पिरेशन की कमी होती है, इसलिए उसमें फोटोसिंथेसिस रेट ज़्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हैं केम प्लांट, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। सारे केम प्लांट कैसे होते हैं, सकुलेंट हैबिट के होते हैं, सकुलेंट हैबिट के होते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखना, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ऑल केम प्लांट हैव सकुलेंट हैबिट, सच प्लांट हैव आल्सो कैपेबिलिटी ऑफ फिक्सिंग CO2 लॉस्ट इन रेस्पिरेशन। इन प्लांटों में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सन करने की कैपेसिटी होती है जो रेस्पिरेशन में लॉस हो जाती है। किसके, दिन में C4 प्लांट की तरह बिहेव करते हैं और रात में C3 प्लांट की तरह। आपसे पूछा जा सकता है कि केम प्लांट दिन में किसकी तरह बिहेव करते हैं, C4 प्लांट की तरह, और नाइट में C4 प्लांट की तरह और दिन में C3 प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। नाइट में कैसे, C4 प्लांट की तरह और दिन में C3 प्लांट की तरह। ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे कम होती है। C4 प्लांट से सबसे कम होती है केम प्लांट में फोटोसिंथेसिस की रेट। क्यों कम होती है, क्योंकि केम प्लांट में ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं या कम पानी होता है वहाँ पे, तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट कम होती है। इन केम प्लांट ओपन स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट। केम, आपसे पूछा जा सकता है केम प्लांट में स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, रात के समय ओपन होते हैं, दिन के समय बंद रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, ओनियन, गार्लिक, सीसा, लिली, प्लांट फैमिली क्रेसुलेसी फैमिली के प्लांट, कैक्टस, पाइनएप्पल, ये इनके एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड्स, आज अपनी प्लांट फिजियोलॉजी की क्लास कंप्लीट हो गई है। प्लांट फिजियोलॉजी अपने सारे टॉपिक कवर कर लिए। ये लास्ट क्लास थी फोटोसिंथेसिस की। रेस्पिरेशन अपन ने पढ़ लिया है, अपना प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गया। अब आपका क्या बचा है, आपका बचा हुआ है इकोनॉमिक्स, जो मनीषा मैम के द्वारा 1-2 दिन में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका बचा है प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी। उसके लिए मैंने आपको बोला है कि उसको नेमराज सुंडा की बुक से पढ़ लेना। क्यों पढ़ लेना, क्योंकि उसमें 90% जो चीज़ें हैं वो याद करने वाली है, 90 से 95%। 5% चीज़ें जो समझाने वाली उनको मैं 2-3 क्लास लेके आपको समझा दूंगा, तो आप वो चीज़ को याद कर लीजिए। आप सोच रहे हो कि सर ने पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन उसी चीज़ को मैं बोर्ड पे लिखूंगा। जो रटने वाली चीज़ें तो आपको रटना तो फिर भी पड़ेगी, तो क्यों टाइम वेस्ट करें, वीडियो देखोगे फिर रटोगे, तो क्यों टाइम वेस्ट करें। टाइम अपने पास है नहीं, लगभग 1 महीना एग्जाम को बचा हुआ है, 1 महीना एग्जाम को बचा हुआ है। ठीक है, आज 13 तारीख हो गई, 1 महीना मान के चलो, उसमें से 15 दिन आपके रिविजन के मान के चलो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नेमराज सुंडा से एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी को कवर कर लेना है। ठीक है, और 1-2 क्लास में उसके बेसिक चीज़ें समझा दूँगा। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।